कैबिनेट की आज अहम बैठक, शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। तो कई अहम फैसले हो सकते हैं, शराब पर लग सकता है कोविड से। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम को लेकर भी चर्चा, वहीं प्रवासी मजदूरों को वापस लाने और जो उत्तराखंड में फंसे उन्हें वापस उनके राज्य में भेजने पर चर्चा अहम। तो आज 4 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक, कोरोना सहित कई अहम मसलों पर होगी चर्चा। ग्रीन जोन इलाकों में मिल सकती है छूट। शाम 4 बजे सीएम आवास पर बैठक। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, किस तरीके से अहम ये कैबिनेट की बैठक? बिल्कुल, देखिए राहुल, कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में एक तो शराब पे सेस लगाने का जो प्रस्ताव होगा उस पर विचार होगा कि क्या इसमें कोई सेस लगाया जा सकता है, और लगाया जा सकता है तो उसका कितना उसका मूल्य तय किया जाएगा। जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उस पर क्या होगा, और जो स्टैंडर्ड लिकर ब्रांड है उन पर क्या होगा। इसके अलावा जो ग्रीन जनपद हैं, जिनमें 10 जनपद आते हैं, क्या इनके बीच में चारधाम यात्रा शुरू की जा सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से चारधाम यात्रा ठप है। अंतर जनपदीय कम्युनिकेशन और अंतर जनपदीय जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शुरू हो चुका है, और ऐसे में क्या कुछ नियम बनाकर कुछ तय सीमा कर चारधाम यात्रा शुरू की जा सकती है, इस पर आज एक विचार होगा। और अगर इसे हरी झंडी मिलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहले कह चुके हैं कि हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं, अगर इसे हरी झंडी मिलती है तो हो सकता है कि आपको चारधाम यात्रा में जो 3 धामों के कपाट अब तक खुल चुके हैं वहां ग्रीन जोन के जनपद के लोग दिखाई दें। ये हो सकता है ऐसा तय हो। कोरोना को लेकर सरकार क्या काम कर रही है, जो 60 करोड़ रुपए शुरुआत में फंड में दिए गए थे उसमें क्या कुछ किया गया है, इसकी इससे जानकारी सीएम देंगे। और दूसरा, सीएम ये भी बताएंगे कि हमारे पास प्रभावी तरीका क्या है, अगर हमारे हालात बिगड़ते हैं तो हम किस तरह से कोविड-19 से लड़ेंगे। इस सारी चीजों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदेश में कुछ और नई चीजें करनी है, जैसे पहाड़ों के कई अस्पताल हैं जिनमें वेंटिलेटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिनमें आईसीयू वार्ड्स बनाए जा चुके हैं, और क्या व्यवस्था हो सकती है, केंद्र से पैसा भी मिलना है, उसको कहाँ पर खर्च किया जा सकता है कोविड-19 को लेकर, और सरकार क्या कुछ कर रही है, टेस्टिंग को लेकर क्या है। यानी ये पीसी लगभग कोविड से ही संबंधित होगी। हो सकता है सरकार इंडस्ट्री के लिए कुछ राहत इसमें दे, कुछ ऐसे फैसले लिए जाएं जो इंडस्ट्री को बूस्ट करने वाले हों। और एग्रीकल्चर को लेकर पहले भी सरकार कर चुकी है। आज उम्मीद है कि कुछ अगर लाभ दिया जाना है किसानों को, उनकी ईएमआई से लेके जिस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर वो कह रहे हैं, ये सभी फैसलों पर विचार हो सकता है। राहुल, सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो कैबिनेट की आज हम बैठक, ये महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि आगे दिशा दशा तय की जानी है और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। पूरे देश में कोरोना के जारी कहर के बीच उत्तराखंड से राहत भरी खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना को लेकर उत्तराखंड से राहत भरी खबर। प्रदेश में 2 दिन से कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया। पूरे राज्य में कोरोना के 61 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 39 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 21 मरीजों का इलाज चल रहा है। 39 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 61 केस उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से एक भी केस नहीं। 21 एक्टिव केस अभी प्रदेश में। इलाज के दौरान एक महिला मरीज ने दम तोड़ा। राज्य में 342 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लगातार सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। सुरेंद्र, राहत की खबर वाकई है, क्योंकि 48 घंटे से एक भी केस नहीं और 61 पर आकर यह आंकड़ा थम गया है। कोशिश यही कि इसे रोका जाए। बिल्कुल, देखिए राहुल, पिछले 48 घंटों से कोई केस सामने नहीं आया है। 342 रिपोर्ट नेगेटिव थी। करीब 282 के करीब जो रिपोर्ट है उनकी अभी रिपोर्ट सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। अगर ऐसे ही रहता है तो उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर नए मामले नहीं आते हैं तो पुराने मामले जो
इस वक्त ट्रीट किए जा रहे हैं, वो भी कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं। लेकिन नए मामले ना आना एक बड़ी राहत की खबर है। और कम्युनिटी, जिस तरीके से पूरे देश में हम देख रहे हैं, कई राज्यों में कम्युनिटी स्प्रेडिंग बहुत तेजी से हो रही है, एकदम से बहुत तेजी से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। उसकी तुलना में उत्तराखंड में फिर भी बहुत राहत है। 10 जनपद ऐसे हैं जो पूरे तरीके से ग्रीन जोन है, जहां 28 दिन से कोई मामला नहीं है। 9 जिले, शुरुआत में 7 जिले ऐसे थे जिनमें कोई भी मामला आज तक नहीं आया है। तो ये राहत की खबर जरूर है। उत्तराखंड के 2 जनपद अभी ऑरेंज में है और एक हरिद्वार जनपद अभी रेड जोन में है। तो हरिद्वार जनपद में भी अगर कोई मामले नहीं आते तो हो सकता है कि इस सप्ताह के अंत तक हरिद्वार जनपद भी ऑरेंज जोन में शामिल हो जाए। राहुल, धन्यवाद सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। तो राहत की खबर उत्तराखंड वासियों के लिए कि 2 दिन में एक भी केस नहीं। आंकड़ा 61 तक पॉजिटिव केसों का पहुंचा है, जिनमें 47 ठीक होकर घर चले गए, जबकि 21 का इलाज जारी है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्पीच रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना केस का डबलिंग टाइम बढ़कर अब 47 दिन हो गया है। मतलब साफ है कि कोविड-19 को कंट्रोल में करने में उत्तराखंड अब तक सफल रहा है। उससे हमारा डबलिंग टाइम अब बढ़ के 47 डेज हो गया है। तो अगर केसेस नहीं आएंगे तो हमारा डबलिंग टाइम भी उसी अनुपात में बहुत तेज़ी से बढ़ता चलेगा। और उत्तराखंड फिर से मैं बताऊंगा कि देश के अग्रणी राज्य हैं जहां की हम डबलिंग टाइम को निरंतर हम उसको बढ़ाते चल रहे हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे प्रांत में अभी कोविड का जो फैलाव है, हम अभी तक उसे कंट्रोल कुछ हद तक करने में सफल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जानकारी दी कि कोरोना केस में 85% पुरुषों की संख्या है, वहीं लगभग 15% केस महिलाओं की है। मृत्यु दर में उत्तराखंड का फिगर लगभग आधा है। उन टोटल केसेस में 85% हैं जो कि पुरुष हैं और लगभग 15% हैं जो कि महिलाएं हैं। तो पुरुषों की संख्या इसमें बहुत अधिक है। और इसमें भी जो हाईएस्ट परसेंटेज पॉजिटिव लोगों का है वो 21 से 30 साल के उम्र के लोगों का है। तो इनमें रिकवरी के चांसेस बेटर रहते हैं। हमारा जो नंबर ऑफ हम सैंपल्स भेजते हैं और उनमें से कितने पॉजिटिव टर्न आउट किए हैं, तो इसमें राष्ट्रीय एवरेज जो है वो तकरीबन 3.86% है, 4% से थोड़ा कम है। हमारे जो सैंपल्स हम कलेक्ट करते हैं और उन्हें जांच के लिए भेजते हैं, उनमें हमारा प्रतिशत 1 से भी कम है, 0.78% है। मृत्यु दर अगर इसमें हम देखते हैं तो पूरे देश भर में जितने पेशेंट्स हमारे आए उनमें 3.43% की मृत्यु हुई है, जबकि उत्तराखंड में इसका फिगर लगभग आधा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस से एक महिला की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत 3 दिन पहले ऋषिकेश एम्स में हुई, लेकिन तब उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे ने मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया था। कहा था कि महिला की मौत कोविड-19 से नहीं हुई है। लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि प्रदेश में कोविड-19 से एक मौत हो चुकी है। हमारे यहाँ इस समय जो कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो 61 हो गई है। इसमें जो नया इजाफा हुआ है वो एम्स से रिलेटेड है और उसमें आज के दिन में वहाँ पर 7 केसेस वो कंफर्म हुए हैं। अभी तक हमारे यहाँ रिपोर्टेड डेथ 1 है और जो रिकवरी 39 केसेस में रिकवरी हो चुकी है और आज के दिन में 21 केसेस ऐसे हैं जो कि आज के दिन में एक्टिव हैं। इस प्रकार लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है। पूरे राज्य में जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती है। बुधवार को 49 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि पुलिस ने 497 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं राज्य में अब तक
2651 केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही 14,140 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच 32,887 वाहनों के चालान काटकर 1 करोड़ 68 लाख की वसूली की जा चुकी है। लॉकडाउन के मार के बीच दूसरे राज्यों के साथ उत्तराखंड में जगह जगह फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। बुधवार को रुड़की और ऋषिकेश से 32 लोग चमोली पहुंचे। सभी को रोडवेज की बस से चमोली के लिए रवाना किया गया, जिसमें रुड़की से 12, ऋषिकेश से 20 लोग थे। आलाधिकारियों की मौजूदगी में पहले सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया के निर्देश के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन से आने वाले सभी लोगों का मेडिकल जांच किया जा रहा है। अब तक 248 लोगों को भराड़ीसैंण में क्वारंटीन किया गया है। उत्तराखंड में फंसे बंगाली मूल के लोगों ने सरकार से घर वापसी की गुहार लगाई। ये लोग 23 मार्च से हरिद्वार में फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या 700 बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि उनके पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फंसे हुए लोगों में कई बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। आधी फैमिली यहाँ है, आधी फैमिली बंगाल में है। हम पहुँच नहीं पा रहे। वो सारे एजेड लोग हैं, हम पे डिपेंड करते हैं। उनका रहना भी मुश्किल हो गया है और हमारा यहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो रही है। बच्चों को पुष्टिकर खाना नहीं मिल रहा है और हम अब घर जाना चाहते हैं। हमारा घर से भेज दीजिए तो हमारा बहुत उपकार होगा। वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री जो है ममता दीदी को हम एक बात बोलना चाहते हैं। सब लोगों के लिए दीदी हम लोगों को घर भेजने के लिए कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। इन लोगों का ये मांग है कि यहाँ पर से हमें जो है सब स्टेट के लोग जा रहे हैं, हमें भी घर भिजवाए अपने। तो अभी जो है क्योंकि इनको अगर ये हमारे पास आते रहते हैं, हमेशा इनकी डिमांड रहती है कि हमें भेजो। और इन्हें अगर कोई प्रॉब्लम जो अभी हमारे हाथ में, जैसे अभी जिलाधिकारी महोदय के सख्त इंस्ट्रक्शन है कि यात्रियों को कहीं भी कोई परेशानी ना हो। जिन्होंने होटल धर्मशाला में रह रहे हैं उनमें इन्हें रखा जाए। मैं इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रही हूँ। तीसरे फेज के लॉकडाउन में मिली छूट कोरोना से जंग में भारी पड़ सकती। रियायत मिलने के साथ ही लोग बड़ी संख्या में आवाजाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से जगह जगह से ट्रैफिक जाम की भी तस्वीर सामने आ रही है। ऐसी तस्वीर उत्तरकाशी से सामने आई। यहां रियायत के बाद डूंडा बाजार खुल रहा है, जिस वजह से डूंडा बाजार रोड पर लंबा जाम लग गया। 1 घंटे से लगे जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। लॉकडाउन के तीसरे चरण में पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर कई तरह की छूट दी गई। कई कंपनियां और कारखाने अपना काम शुरू कर चुके हैं। अब कयास लगाया जा रहा है कि देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जल्द शुरू हो सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो शायद जल्द पूरे देश के साथ प्रदेश की सड़कों पर भी बस, ऑटो एक बार फिर फर्राटा भर सकेंगे। ये तस्वीरें 22 मार्च से पहले की। जनता कर्फ्यू से पहले जब सड़कों पर रौनक थी और दिन भर मेट्रो के पहिए थमते नहीं थे। लेकिन इसके बाद कोरोना का ऐसा दौर शुरू हुआ कि सड़कें वीरान हो, शहर मानो शमशान में तब्दील हो। हालांकि लॉकडाउन 3.0 में मिली रियायतों के बाद से सड़कों पर पसरा सन्नाटा खत्म तो हुआ, लेकिन लोगों को अब इंतजार है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बार फिर पटरी पर लौटने का, जिसे लेकर अब आशा की किरण दिखने लगी। क्योंकि सब कुछ ठीक रहा तो शायद जल्द सड़क पर बस, ऑटो एक बार फिर फर्राटा भर सकेंगे। ये बात खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कही। दरअसल नितिन गडकरी ने बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द शुरू हो सकता है। इसके लिए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट और हाईवेज खोलना आम लोगों में विश्वास बहाली का प्रभावी जरिया बन सकता है। साथ ही लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए हवाई, रेलवे और बस परिवहन को फिर से शुरू करने की जरूरत है। साथ ही गडकरी ने यह भी कहा कि बसों का संचालन शुरू होने पर सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के सारे नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। इससे पहले सरकार ग्रीन जोन के अंदर बसें चलाने की अनुमति पहले ही दे चुकी है। 4 मई से ग्रीन और ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब भी चल रही हैं। और अब नितिन गडकरी के इन बयानों से कयास तेज हो गए कि
कि शायद 17 मई के बाद सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड का पर्यटन सबसे ज्यादा प्रभावित है। उत्तराखंड में आय का प्रमुख स्रोत पर्यटन है। देहरादून के आसपास के कुछ छोटे हिल स्टेशन में कुछ दुकानें खुलने लगी है, लेकिन पर्यटक न होने के चलते दुकानदार परेशान हैं। अक्सर गुलजार रहने वाले हिल स्टेशन वीरान नजर आ रहे हैं। देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी के पर स्थित हिल स्टेशन सहस्त्रधारा में वीरानी छाई हुई है। अब ये लॉकडाउन की वजह से नुकसान हो रहा है? हाँ सर, लॉकडाउन का नुकसान हो रहा है सर। तो जो वर्कर हैं वो लोग कहाँ चले गए? लोग कैसे गुजारा कर पा रहे हैं अपना? कैसे न कैसे करके तो सर गुजारा करता होगा बंदा, ये तो नहीं है कि नहीं गुजारा करता होगा। देहरादून के हिल स्टेशन पर किस कदर सन्नाटा पसरा है, इसका जायजा लिया संवाददाता सुरेंद्र सिला ने। उत्तराखंड में पर्यटन राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के छोटे बड़े हिल स्टेशन इन दिनों ठप हैं। इस सीजन में हजारों की संख्या में पर्यटक इन जगह पहुंचते थे, लेकिन इन दिनों यहां सुनसानी है। मैं इस वक्त देहरादून से करीब 10 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा है हेलीपैड के पास हूं। ये सहस्त्रधारा का क्षेत्र है। ये सहस्त्रधारा एक छोटा हिल स्टेशन है जिसमें बाहरी राज्य नहीं बल्कि प्रदेश से भी लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और पिछले 10 सालों में इसका स्वरूप इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि होटल इंडस्ट्री ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। यहाँ बहुत सारे होटल्स बन चुके हैं, लोग अब स्टे भी करते हैं। पहाड़ों में होम स्टे बहुत ज़्यादा हैं। इसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर काफ़ी डेवलप हुआ है। और ये जो आपको पानी के छोटे पौंड दिख रहे हैं, ये इन दिनों अव्यवस्थित रूप में है क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो इनको पूरी तरीके से डेवलप किया जाता है, लेकिन पानी इन दिनों बहुत साफ है। अगर आप सामने देखेंगे तो पूरी जो होटल इंडस्ट्री है वो बंद है, रेस्टोरेंट सारे बंद हैं। लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद जब लॉकडाउन खुलेगा तो स्थितियां बेहतर होंगी, इसलिए आप कुछ लोगों को देख भी सकते हैं, वो साफ सफाई का भी काम कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठानों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं वो रौनक दोबारा से दिखाई देगी। लोग जब यहाँ आते थे तो पिकनिक बनाने के लिए आप देखेंगे किस तरीके का जो अम्यूजमेंट पार्क हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। जो झूले आपको नजर आते थे, इसके अलावा और जो आपको गतिविधियां यहाँ पर होती थी वो पूरी तरीके से ठप हैं। ठप इसीलिए है क्योंकि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जिसमें सोशल लोगों की कनेक्टिविटी हो, जहाँ पर लोग इकट्ठा हों, वो सभी पूरी तरीके से बंद हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि कोविड की जंग अगर हम जीत जाते हैं तो फिर से पटरी पर यहाँ जिंदगी लौटेगी, वो पुरानी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल जब तक हालात काबू में नहीं है, लोग इसी तरीके से मायूस हैं कि आखिरकार उनका कारोबार कब से शुरू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, सहस्त्रधारा, देहरादून। गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी को देखते हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा को रद्द कर दिया है। जून के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा से उत्तराखंड को भारी नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में इस यात्रा का संचालन करने वाली संस्था KMVN की माने तो उन्हें अकेले ही 4.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। गौरतलब है कि यात्रा के पहले 5 पड़ाव उत्तराखंड में पड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड में सबसे पहले काठगोदाम, भीमताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, गुंजी, नाभी टांग होते हुए चीन तिब्बत बॉर्डर तक पहुंचती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा KMVN के बिजनेस में एक काफ़ी अहम रोल अदा करती थी। विगत वर्ष हमारा कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा से 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस आया था। इस बार ये यात्रा नहीं हो रही है तो सीधे 4.5 करोड़ का नुकसान तो ये सीधे ही हो गया। ये बिजनेस इस वर्ष बढ़ भी सकता था, यात्री ज़्यादा जा सकते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। 4.5 करोड़ का घाटा है इससे। और हम लोगों की तरफ से जितनी भी व्यवस्था की जाती थी, जैसे होम स्टे की हम लोग व्यवस्था करते थे, ऐसे गांव पड़ते थे नावी, तो उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता था, उस क्षेत्र का विकास होता था। कुमाऊं मंडल की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाता था। हम लोग जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते थे तो उन लोगों को हम एक व्यक्ति को 950 रुपया देते थे। वो लोग एक यात्री का 3 समय की भोजन की पूरी व्यवस्था कराते थे। इस बार ये सब भी नहीं हो रहा है। कुमाऊं मंडल को तो घाटा है ही। बागेश्वर में लॉकडाउन के दौरान कुमाऊं मंडल विकास निगम के सरकारी विश्राम गृह कौसानी में फंसे पर्यटकों से भारी बिल वसूलने का मामला सामने आया, जहां कोलकाता से पहुंचे 2 परिवारों को 1,33,000 रुपए का बिल थमाया गया है।
इसके अलावा दिल्ली से आए एक परिवार को भी 36,000 रुपए का बिल भुगतान करने को कहा गया है। कौसानी में फंसे इन पर्यटकों के पास इतनी बड़ी रकम चुकाने के पैसे नहीं है। इसके बाद इन लोगों ने कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल से बिल माफ करने की मांग की है। एक्चुअली वो लोग को बुकिंग का अमाउंट ज़्यादा ही था, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट हम लोग नहीं मांगा, लेकिन अभी ये लोग काल जो मांगा 1,33,000 रुपया हम लोग से मांगा। तो 1,33,000 अभी देखिए हमको मेडिसिन के खरीदने का पैसा नहीं है। हम लोग माने मिनिमम इसका ऊपर अभी जी रहा है, लेकिन इस हालत में हम लोग ये कंप्लेन नहीं कर सकते। मैं भी 21 को दिल्ली से आया यहाँ पे और मैं 23 को निकल रहा था, बट अगले दिन लॉकडाउन था। उसके बाद कुछ स्टेट ने अपनी जो भी है सीमाएं वो कर दी। मेरे पास एक छोटा बच्चा है 3 साल का, तो मैं कैसे जा सकता था। एंड मिस्टर गांगुली ऑल्सो टेल मी कि उनको इन्होंने कुछ बिल वगैरह दिए हैं, प्रशासन ने कुछ राशन वगैरह भी दिया यहाँ पे, और हम तो ट्राई कर रहे थे डे 1 से निकलें। कुमाऊं निवासियों से वार्ता उनके द्वारा कहा गया था कि जो भी छूट अनुमति होगी उनको छूट दिए जाएंगे, लेकिन पूरा माफ नहीं किया जाएगा। शीघ्र ही जो है इनकी भेजने की इनकी कार्रवाई चल रही है, तो जैसे ही होगा इनको 2 दिन के अंदर जो है या 3 दिन के अंदर इनको भेजने की कार्रवाई की जाएगी। बाकी प्रशासन द्वारा जो है समय समय पर इनको खाने की पूरी सुविधा दे रखी है। जो भी डिमांड आती है वहाँ के होटल मैनेजर की, उसके खाने के हम खाना राशन देते हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने एक्शन लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने देहरादून एसएसपी को केस दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजी अशोक कुमार ने कहा कि ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर सीएम की सेहत को लेकर गलत खबर वायरल की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में बहुत ही दुखद और शर्मनाक और झूठी जो है फेक न्यूज़ फैलाई गई, उस पर हमने तत्काल संज्ञान लिया है। एसएसपी देहरादून को आदेशित किया है कि इस पर इमीडिएट एफआईआर करें और ऐसे जो भी इसके दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करें। किसी भी हालत में इसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके कॉन्स्पिरेटर्स को भी नहीं बख्शा जाएगा। मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने सोशल मीडिया पर सीएम की सेहत को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में झूठी पोस्ट करने के मामले में नाराजगी जाहिर की है। गणेश जोशी का कहना है कि इस वक्त पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में सेहत को लेकर अफवाह फैलाना शर्मनाक है। गणेश जोशी का कहना कि जिसने भी अफवाह फैलाने का काम किया है उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही विधायक ने मसूरी के अलग अलग हिस्सों में प्रभावित लोगों को खाद्यान्न सामग्री भी बांटी। कि आज पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर समाज का हर व्यक्ति, चाहे किसी तबके का हो, किसी विचारधारा का, किसी सोच का हो, वो इस लड़ाई को लड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी रोज़ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ऐसे में जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, वो घोर निंदनीय है। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। जब हमने प्रोसेस शुरू किया था तो इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट अब जैसे कि आप देख सकते हैं सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, और लिस्ट के अनुसार जो है, जो लिस्ट प्रिपेयर कराई गई है तो उसके अनुसार राशन बांटा जा रहा है। उत्तराखंड में बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। उत्तरकाशी के कई इलाकों में बारिश के बाद अच्छी खासी ओलावृष्टि ने फिजा बदल दी। गंगोत्री मंदिर और आसपास के इलाके में जमकर बारिश और ओले पड़े। यमुनोत्री के भी कई इलाकों में ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी हुई। बारिश और ओले गिरने से मौसम पहले से ठंडा हो गया था और अब हिमपात से पारा और लुढ़क गया। बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद नजर आ रहा है। वहीं मसूरी में मौसम बदल गया। बुधवार को जगह जगह तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। आसमान में घने काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। मौसम का ये रूप बेहद डरावना यहां लग रहा था।
बागेश्वर के तमाम इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में ओले पड़े। ओलों से फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसान बेहद मायूस है। इससे पहले भी ओले से सब्जी की फसल तबाह हो गई और किसान मुआवजे की मांग लगातार कर रहे हैं। और पहाड़ समाचार में बस इतना ही।